ग्रेविटेशनल फील्ड एक स्पेस है, एक बॉडी है जिसके पास मास है. दैट बॉडी इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स. उस बॉडी के चारों तरफ का स्पेस, कौन सा स्पेस? ऐसा स्पेस जिसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस बॉडी. So gravitational field of a body is the space around it where its effect can be experienced. तो ये है gravitational field की definition. ओके, इसको नोट कर लीजिए. Gravitational field is space around a body in which its gravitational force can be experienced. अच्छा, अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. यहां पर अर्थ है, अर्थ के पास बहुत सा मास है me. यहां पर हमने एक बॉल को रखा और देखा कि इस पर कितना फोर्स लगता है. इस फोर्स को देखने के लिए हम कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं. जैसे हमने एक स्प्रिंग लिया और उसके ऊपर एक बॉल को रखा, उसने इस स्प्रिंग को दबाया, 1 सेंटीमीटर दबाया. हमने इसका कैलिब्रेशन कहीं किया हुआ है कि 1 किलो रखने से ये 1 सेंटीमीटर दबाता है, तो वेट इसका फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन. हमारा कैलिब्रेशन है 1 सेंटीमीटर दबेगा तो 1 न्यूटन फोर्स लगता है. यहां पर हमने स्प्रिंग को रखा, उसके ऊपर उस बॉल को रखा जिसका मास m है या जिसका मास 1 kg है, 1 kg. तो यहां पर रख के हमने देखा, उसने 1 सेंटीमीटर दबाया और 1 सेंटीमीटर दबाना हमको ये बताता है, हम पहले कैलिब्रेट कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर दबने का मतलब होता है 1 न्यूटन. तो ये यहां पर कितना फोर्स लगा रहा है? 1 न्यूटन. अब उसके बाद हम इसको यहां से उठाकर यहां ले गए, इस बॉडी को इतना अर्थ से ऊपर ले गए. यहां उसी 1 kg वाली बॉडी को फिर हम उसी स्प्रिंग के ऊपर रखते हैं. फिर वो स्प्रिंग को दबाता है, लेकिन अब उसको दबाता है सिर्फ 0.8 सेंटीमीटर. 0.8 सेंटीमीटर. तो ये उस पर कितना फोर्स लगा रहा है? 0.8 न्यूटन फोर्स लगाता है. फिर हम इसको और दूर स्पेस में ले गए, इधर स्पेस में ले गए. यहां पर भी ये इसको इस तरफ खींचता है. यहां पर हमने इस बॉडी को रखा, इसका मास कितना है? 1 kg. फिर यहां पर स्प्रिंग को रखा, इसने स्प्रिंग को दबाया, अब दबाया सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर. तो हम समझ गए कि अब ये कितना फोर्स लगा रहा है? 0.2 न्यूटन. फोर्स 0.2 न्यूटन इस जगह पर. तो अर्थ का मास कांस्टेंट है, इस बॉडी का मास 1 kg भी कांस्टेंट है. पर जब हम यहां रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है? 1 न्यूटन. जब यहां रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है? 0.8 न्यूटन. इतनी दूर रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है? 0.2 न्यूटन. और नजदीक लेकर यहां पर आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस पर 1 kg बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 1.2 न्यूटन. यहां तो इसका मास वही है, इसका मास भी वही है बॉडी का. फिर सब जगह फोर्स क्यों बदल रहा है? तो हम ये कहते हैं कि ये जो इफेक्ट है अर्थ का, वो वाला इफेक्ट जिसके कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उस इफेक्ट की इंटेंसिटी, उस इफेक्ट की ताकत हर जगह अलग अलग है. जब हम यहां रखते हैं तो अर्थ उसको नीचे खींचती है बहुत ज्यादा ताकत से, लेकिन जब हम यहां रखते हैं तब वो कम ताकत से खींचती है. यहां रखते हैं तो और भी कम ताकत से खींचती है. तो ये जो उसका फोर्स होता है खींचने का, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग उसका फोर्स है, अलग अलग उसका इफेक्ट है. ये जो इफेक्ट है फोर्स लगाने का, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. तो फिर से फील्ड क्या होता है? जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो हमारे फोर्स लगाने के 2 मेथड होते हैं. एक कांटेक्ट करके फोर्स लगाते हैं और दूसरा बिना कांटेक्ट के फोर्स लगता है. हमारे नेचर में 2 तरह से फोर्स लगते हैं. तो एक फोर्सेस हो गए जो कांटेक्ट से लगेंगे, दोज आर कांटेक्ट फोर्सेस. और जो बिना कांटेक्ट के लगेंगे दे आर
फील्ड फोर्सेस, वो फील्ड के कारण लगते हैं। फील्ड के फोर्सेस कैसे लगेंगे? जैसे यहां पर हमने एक बॉल को रखा और छोड़ा, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेती बिना कांटेक्ट के। लेकिन अगर मुझे इस बॉडी को ऊपर ले जाना है तो छोड़ दूं या इसको बोलूंगा तो ये नहीं जाएगी, मुझे इसके साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा और फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये ऊपर जाएगी। तो ये फोर्स कौन सा है? कांटेक्ट फोर्स। हम जो इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं दैट इज कांटेक्ट फोर्स। हमने एक इंजन लिया, एक इंजन की पावर बहुत ज्यादा है, 50 डब्बे को खींचने की पावर है, लेकिन उसके पीछे हमने एक वैगन लगाई, इंजन चालू किया, इंजन आगे भाग गया और वो वैगन आगे नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि हमने उसके कांटेक्ट वाला हुक नहीं लगाया था। जब हुक लगाएंगे तब ये अपने फोर्स को इसमें ट्रांसफर करेगी और कांटेक्ट के कारण ये बोगी भी आगे जाएगी। कौन सा फोर्स का मेथड लगा? कांटेक्ट। लेकिन जब हम एक बॉल को यहां से छोड़ते हैं तो अर्थ का उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको साइंटिस्ट बहुत सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना कांटेक्ट के आप किसी चीज को ढकेल दो। तो यहां से आपने जादूगर जैसे ऐसे किया और वो सामने वाली चीज ऊपर उठ गई बिना कांटेक्ट के। तो ये वाले जो फोर्सेस हम नेचर में देखते हैं। एक मैग्नेट हमने यहां पर रखा है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ है, एक दूसरा मैग्नेट यहां है, उसका नॉर्थ पोल इस तरफ है। अब हम ये नॉर्थ पोल को ऐसा ले गए, बस यहां से हमने ऐसा किया, ये ऐसा चलना शुरू हो गया। ये जादू जैसा लगता है, कांटेक्ट नहीं है पर ये खिसकता है। तो ये फोर्स कैसे लगता है? तो हमने कल्पना की, इमेजिनेशन किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाने के लायक है अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट बनाता है। ये इफेक्ट फैला हुआ होता है उसके चारों तरफ और उसके कारण वो अपनी ताकत लगा सकता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं और ज्यादा। और ये जो चीज चारों तरफ फैली रहती है ये क्या होता है? फील्ड। हाँ, उस फील्ड में जहां वो ज्यादा फोर्स लगा लेगा उसको बोलेंगे उस फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। जहां कम फोर्स लगाएगा इंटेंसिटी कम है, और कम फोर्स लगाएगा इंटेंसिटी और कम है। तो हमने एक और शब्द इसमें मिक्स किया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो इन तीनों में आप देखिए इस लोकेशन में इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ज्यादा है क्योंकि ये 1 न्यूटन लगा देता है। इसी मास को यहां ले जाते हैं तो कितना फोर्स लग रहा है? 0.8। यहां इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कम। यहां पर इसको रखते हैं तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड और भी कम है। तो फील्ड ये वाला, इसका मास उतना ही है, इसका मास उतना ही है। तो फिर फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? किसके कारण चेंज हो रहा है? जब दोनों मास उतने ही हैं तो फील्ड की इंटेंसिटी किस कारण से चेंज हो रही है? क्या बदलने से चेंज हो रही है? बताइए। डिस्टेंस, या दैट इज पोजीशन, लोकेशन। इसका यह मतलब है कि फील्ड किसके साथ साथ बदलेगा? लोकेशन के साथ साथ बदलेगा। सो फील्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पोजीशन। यहां पर एक फील्ड है, अगर हमने पोजीशन बदल दी तो फील्ड भी बदल जाएगा। भले फील्ड का सोर्स न बदले, भले फील्ड का जिस पर इफेक्ट हो रहा है वो भी न बदले। ये जो दोनों मास है इसका हमने कुछ नाम दिया। किस तरह का नाम दिया कि ये जो फोर्स है लगा कौन रहा है? ये अर्थ लगा रही है। इसको हम बोलेंगे सोर्स मास, सोर्स मास। और यहां पर ये जब हम यहां 1 kg रखते हैं, इसको कभी यहां रखते हैं, कभी यहां रखते हैं, कभी यहां रखते हैं, इससे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट मास। तो ये हमारा टेस्ट मास, ये है इसका इंडिकेशन, और ये है सोर्स मास जो अपने चारों तरफ फील्ड बना रहा है। दिस इज NE। है तो ये भी मास, क्या ये फील्ड नहीं बनाता? तो आंसर है ये भी फील्ड बनाता है, पर इसको हम जानबूझकर इतना कम चुनते हैं
कि इसका फील्ड बहुत कम, तो फील्ड सिर्फ किसका हम मान रहे हैं, बड़े का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छोटा नहीं बनाता, वो भी बनाता है। ठीक, तो हर मास अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है। ये फील्ड काम क्या करता है, किस तरह का होता है, क्या काम करता है, तो इसके लिए हम लोग खाली इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये हमको दिखता है और ना हम इसको छू सकते हैं। तो हम क्या इमेजिन करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि एक स्पाइडर है एक जगह पे, एक मकड़ी है, एक गुफा के दरवाजे पे एक मकड़ी है, और उस मकड़ी ने अपना जाल ऐसा फैला दिया है गुफा के दरवाजे पे, अंदर अंधेरा है, सामने से अगर कोई भी आता है गुफा में घुसने के लिए तो उसको वहां पे खाली ब्लैक दिखता है, उसको वो जाल दिखता नहीं। तो एक इंसेक्ट आता है और वो इंसेक्ट का शिकार मकड़ी को करना है। ओके, जैसे ही वो इंसेक्ट आता है और उस गुफा में घुसने लगता है, जाल में फंस जाता है। अब जिस जाल में वो फंसा वो किसने बनाया था, उसका सोर्स कौन है, मकड़ी है, स्पाइडर है। जैसे ही वो उस जाल में ऐसे जाकर फंसा, ये इस जाल ने दो काम किए। क्या दो काम किए, पहला काम ये किया कि अपने सोर्स को इन्फॉर्म किया कि हमारे फील्ड में, हमारे इफेक्ट वाले एरिया में कोई आया, हमारी जात का ही कोई आया, ये उसने इन्फॉर्म किया। दूसरा, इसने इसको ऑर्डर दिया, ये क्या करता है कि ये जो जाल का रेशा है इसको उस इंसेक्ट पे ऐसे लपेटता है, लपेटते चला जाता है और ये इस रेशे को खींच लेता है। मकड़ी इसको खींच लेती है, यानी फोर्स लगाती है। अगर वो इस रेशे को खींचती जाएगी तो ये इंसेक्ट का क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा, ऐसा खींचते चले गए और इस पे फोर्स लगते 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 ये मकड़ी के पास आता है, वो उसका शिकार कर लेती है। तो जाल हमको दिखता नहीं है पर जाल काम करता है। क्या दो काम करता है, सोर्स को इन्फॉर्म करता है कि हमारे फील्ड में, हमारे एरिया में कोई आया। नंबर दो, क्या हेल्प करता है, फोर्स लगाने में हेल्प करता है। ये है फील्ड। तो हमको क्या लगता है कि इस स्पाइडर में और इस इंसेक्ट में कोई कांटेक्ट नहीं है, पर होता है। अभी हम जान रहे हैं कि वो एक जाल होता है जो उस पर वेब जो है वो उससे कांटेक्ट करती है। इसी तरह की कुछ इमेजिनेशन है कि जब हम बहुत सारा मास रखते हैं तो वो चारों तरफ ऐसे अपना जाल फैला देता है। यहां पर हमने एक बॉल को छोड़ा, उस जाल ने इसको लपेटा और लपेट के नीचे ले गया और ये बॉल ऐसा नीचे गिर। ये जो उसको नीचे ले जा रहा है ये कौन है, ग्रेविटेशनल फील्ड। उस जाल का नाम हमने क्या रखा, फील्ड। तो ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, पर उससे हमको समझ में आता है कि फील्ड क्या काम करता है। ये फील्ड इस तरह से काम करेगा और इसके साथ चूंकि ये एक फिजिक्स की क्वांटिटी हम बना रहे हैं, इसका नेचर भी हमको पढ़ना है। एक चीज आप और समझ सकते हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी कम ज्यादा, इसका क्या मतलब होता है। देखिए यहां पर अर्थ है, इस अर्थ से हमने बहुत सारे रेडियस की डायरेक्शन में बहुत सारे स्प्रिंग लगाए, इस डायरेक्शन में यहां से ये ऐसे। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट हम लेकर आए और उस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट। उसको कितने स्प्रिंग खींच रहे हैं अपनी तरफ, 3। इस पे कुछ फोर्स लगेगा। ये फील्ड के स्प्रिंग हैं जो हमको दिखते नहीं हैं लेकिन खींचते हैं। 3 रेशे हैं, 3 स्प्रिंग हैं जो इसको खींचते हैं, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। अब हमने इसको दूर कर दिया, ये चीज इतनी ही बड़ी है, इतनी बड़ी है, इसको हमने ऐसे दूर किया तो यहां कर दिया, ये इसको उठा के यहां कर दिया। अब इसको खींचने वाले कितने हो गए, 2। तो फोर्स कम लगेगा कि ज्यादा, कम लगेगा। अगर इस पे फोर्स कम लगता है, अगर फोर्स कम लगता है तो हम क्या बोलते हैं, यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई। ठीक है, फिर हम इसको और दूर ले गए, यहां पर इसको और दूर ले गए तो ये ऐसे जा रहा है,
यहां पर हम ले जाके हमने इतना बड़ा रखा, लेकिन एक ही उससे टच हो रहा है। अब फोर्स कैसा लगेगा? और कम लगेगा। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हैज डिक्रीज्ड। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हियर इज लेस, हियर इट इज मोर, हियर इट इज मोर। हो सकता है इसको हम और आगे यहां रखते तो 1 2 3 4 रखते तो यहां फील्ड की इंटेंसिटी और ज्यादा। इस तरह से ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन हर जगह आपको दिख रहा है। इससे हमको क्या चीज समझ में आती है कि फील्ड की इंटेंसिटी अगर चेंज होती है तो उसका मतलब क्या है? मतलब समझ में आ रहा है आपको? और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं, यहां हमने बल्ब जलाया, यहां एक बुक का पन्ना रखा, इसके ऊपर ब्राइटनेस आती है, लाइट आती है और हम उस बुक को पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब अगर हमने इस डिस्टेंस को ऐसे डबल कर दिया, फिर इस पर हम क्या देखते हैं? लाइट कम आती है। उस डिस्टेंस को और ज्यादा कर दिया तो लाइट और कम हो जाती है। तो हम फिजिक्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग। ये इंटेंसिटी होती है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होती है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड वो है जो फोर्स लग रहा है। कितने पे? 1 kg पे। तो 1 kg पे जो फोर्स लगता है किसी पोजीशन पर, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट दैट लोकेशन। जैसे हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा और ये 4 kg का है, इस पर हमने अपना स्प्रिंग लगाया, कैलिब्रेशन किया हुआ, वेइंग मशीन रखी और देखा कि वो कितने न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि ये 16 न्यूटन फोर्स लगा था। तो 1 kg पे कितना हुआ? 4 न्यूटन। तो हम बोलेंगे यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर केजी है। 4 न्यूटन पर केजी। फिर हमने क्या किया? यहां इसको रखा और यहां अपनी वेइंग मशीन रखी। अब हम यहां पर दूसरा मास लेके गए, दिस इज 5 kg। यहां पर स्प्रिंग लगाया और इसने स्प्रिंग को दबाया, उससे हमको पता लगा कि यहां पर लगने वाला फोर्स जो है दैट इज 15 न्यूटन। तो 5 kg पे 15 न्यूटन लगता है। पर केजी कितना लगा? 3। पर केजी कितना लगा? 3। यहां पर केजी कितना लगा था? 4। तो हम ये यूज करते हैं कि यहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है और यहां पर फील्ड वीक है। ये चीज समझ में आती? तो ये है स्ट्रांग फील्ड किसको कहते हैं, वीक फील्ड किसको कहते हैं। तो फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फील्ड इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए 1 kg मास। फील्ड इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 1 kg मास। और अगर 1 kg से ज्यादा है तो डिवाइड करके निकाल लो पर kg मास। अगर किसी जगह पर, यहां पर, वहां पर फोर्स लग रहा है F और मास है उसका M, तो M मास में F फोर्स लगता है, तो 1 kg में कितना लगेगा? 1 kg में कितना लगेगा? F अपॉन M। और 1 kg में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड के लिए हमको एक सिंबल बनाना पड़ता है, पर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमने कोई अलग से सिंबल नहीं बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंबल हमारे पास है कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम इसमें अभी यूज कर लेंगे। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच? F अपॉन M। कौन सा F? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें जो जो आपको ठीक लगता है उसको नोट कर लीजिए। मेनली आपको ये नोट करना है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स किसके बराबर हुआ? फोर्स इज इक्वल टू फील्ड मल्टीप्लाइड बाय मास। मास मल्टीप्लाइड बाय फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये 2 फॉर्मूले हमने बनाए फील्ड के कंसेप्ट को समझकर। ओके, फिर से अगर कहीं पर मास है तो वो चारों तरफ अपना इफेक्ट दिखाता है, अपना फोर्स लगा सकता है। तो हम क्या बोलते हैं? उसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है? फील्ड।
इस फील्ड में इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? ताकत, फोर्स। किस पर लगने वाला फोर्स? कंपेयर करने के लिए हमने उसका यूनिट क्या बनाया कि हर जगह पर हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स पर यूनिट मास। तो 1 kg पर हर जगह पर जितना जितना फोर्स लगता है वो उस जगह पर उसके इफेक्ट की ताकत है। तो ये क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो नोट करिए, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट ए लोकेशन। Intensity of field at a location is the force experienced by 1 kg mass kept at that location. Force experienced by 1 kg mass kept at that location. ठीक है? तो फील्ड बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है? तो आंसर है फील्ड इज बेसिकली फोर्स। ठीक है? तो लिख लीजिए, फील्ड इज बेसिकली फोर्स। और ये हमको कितने पर लगाना है? 1 kg पर लगाना, यूनिट मास पर लगाना। ठीक? और किसकी प्रॉपर्टी है ये? नोट करिए, फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन और पॉइंट। ओके, थोड़ा सा फील्ड के बारे में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी? अभी अभी आपने लिखा फील्ड इज ए फोर्स। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। नोट करिए, फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना और इसकी डायरेक्शन कितनी। मैग्नीट्यूड के लिए तो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ, ये डायरेक्शन क्या होगी? तो आंसर है जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन फील्ड की होगी। और हम चाहें तो इसमें वेक्टर लगा सकते हैं। दिस विल बी इन दिस वे। ये तो नोट करिए, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज the direction of force experienced at that location. Direction of field is the direction of force experienced at that location. अब उसके बाद ये कैरेक्टराइजेशन हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप मुझे बताएंगे इसका यूनिट क्या होगा। इस फॉर्मूला को देख के बताइए। F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। M मास का kg। तो फील्ड का क्या हुआ? न्यूटन पर kg। नोट कर लीजिए। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज न्यूटन पर kg। ओके, अब इसकी डायमेंशंस बताइए। डायमेंशंस निकालिए। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? MLT-2 और उसमें नीचे M कैंसल हो गया, क्या बचा? LT-2 लिख लीजिए। द डायमेंशंस ऑफ फील्ड आर LT-2 which are dimensions of acceleration। ओके, तो ये हो गया इसका कैरेक्टर कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन पर केजी है, इसका फॉर्मूला F/m है, इसकी डायमेंशंस ये भी आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो ये फील्ड के बारे में काफी कुछ नोट हो गया। अब फील्ड का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन दो तरह से हम करते हैं। पहला, फील्ड किस काम में आता है? आंसर है फील्ड फोर्स निकालने के काम में आता है। फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो आंसर है फोर्स के साथ इसका रिलेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम आपको कहेंगे कि यहां पर फील्ड की वैल्यू 8 है, 8 न्यूटन पर केजी, और यहां पर हमने एक 4 केजी का ऑब्जेक्ट रखा, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है?
फील्ड कितना है 8 और मास कितना है 4, मास है 4, फील्ड है 8, तो कितना फोर्स लगा इस पे 32 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लगा? तो आंसर है जो फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन एक समान होती है। तो यहां पर अगर इस तरफ एक फील्ड काम कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी है 7 और ये एक 6 kg हमने यहां पे रखा, तो इसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन। कितना लगेगा? 7 6 42, तो लगा 42 न्यूटन। समझ आया? तो मास इंटू इंटेंसिटी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? फोर्स। तो ये 3 क्वांटिटी है, 3 में से अगर 2 हमको दी जाए, तीसरी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये वाला मास कौन सा मास है? तो आंसर है ये टेस्ट मास है। टेस्ट मास मतलब वो मास है जिसको हम वहां पर रखते हैं, जिस पर फोर्स लगता है टेस्ट करने के लिए। ये भी एक मास है। इस मास ने चारों तरफ अपना इफेक्ट फैलाया हुआ है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको बोलेंगे सोर्स मास। सोर्स मास के साथ इसका क्या रिलेशन है? कुछ दिखता है? अगर हम सोर्स मास बढ़ा देंगे तो हमको लगता है उसका इफेक्ट ज्यादा ताकत वाला हो जाएगा, पर यहां तो पता नहीं लग रहा है। E = F/m। ये F किस कारण से लग रहा है? तो आंसर है ये F लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो अब हम इसका फॉर्मूला उसके मास से रिलेट करते हैं, दैट E = इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। ये हमने बनाया था। ग्रेविटेशनल फोर्स हमको मालूम है, ये कितना होता है? Gmm/r²। ये क्या हो गया? F और ये वाला m, ये m कैंसल हो गया एंड दिस इज ये फील्ड ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड m कैंसल होने के बाद कितना बचा? अब बताइए इसमें ये m क्या है? मास। फिर से किसका मास? सोर्स का मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स मास से रिलेशन ये बना। ग्रेविटेशनल फील्ड का फील्ड मास से क्या रिलेशन है? टेस्ट मास से क्या रिलेशन है? दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय टेस्ट मास, ये रिलेशन। ठीक है? फोर्स के हमारे पास 2 तरह के इक्वेशन हो गए। फोर्स के कौन से 2 तरह के इक्वेशन है? देखिए, फोर्स का एक इक्वेशन है Gmm/r²। फोर्स का दूसरा रिलेशन है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 2 रिलेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा मास है? टेस्ट मास, जिस पर फोर्स लगता है। ये कौन सा मास है? सोर्स मास, जिसने की फील्ड को बनाया, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये फोर्स के 2 फॉर्मूले, ये फील्ड के 2 फॉर्मूले हो गए। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका एक फॉर्मूला क्या है? mg। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू mg/m। m कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर है? g के बराबर। व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकली, इसको नोट करिए। न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू acceleration due to gravity is equal to acceleration due to gravity at that location. Acceleration due to gravity at that location. तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज रहते हैं ये आपको सब याद रखने हैं। और अब फील्ड का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि कहीं पर भी मास रखेंगे वो चारों तरफ अपना फोर्स लगा सकता है।
ये एरिया क्या कहलाता है? फील्ड। और जितना फोर्स लगाएगा उसको इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड को बातचीत की भाषा में लिखने में हम लोग सिंप्लीफाई करके सिर्फ फील्ड बोलते हैं कि यहाँ पर फील्ड कितना है। हमने बताया यहाँ फील्ड है 8 न्यूटन पर केजी। तो जब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर फील्ड 8 न्यूटन पर केजी है तो हमारा मतलब है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड 8 न्यूटन पर केजी। पर बार बार इंटेंसिटी ऑफ हम बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर कितना फील्ड है, हाउ मच इज द फील्ड हियर, 8 न्यूटन पर केजी। हाउ मच इज द फील्ड हियर, 6 न्यूटन पर केजी। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरी क्वांटिटी पोटेंशियल में पहले लेते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल होता क्या है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो जैसे हमने फील्ड के बारे में पढ़ा कि फील्ड एक पोजीशन की कैरेक्टरिस्टिक है और पोजीशन बदलने से फील्ड की वैल्यू बदल जाती है, वैसे ही पोटेंशियल भी एक पोजीशन की कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सी पोजीशन कैसी है, वहां पर जाने से मास को कितनी एनर्जी मिलती है, तो हम बोलेंगे वहां पर पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि वहां जाते हैं हमको खूब एनर्जी मिलती है। जैसे बातचीत की भाषा में भी हम पोटेंशियल खूब यूज करते हैं। किस तरह से? अगर एक चाय वाले ने दुकान खोलनी है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी गली में दुकान खोले या चौक में जाके दुकान खोले। तो बातचीत हुई, दोस्तों ने बोला कि ऐसा करना, तुम चौक में जाना, वहां चाय बिकने का खूब पोटेंशियल है, बिक्री का पोटेंशियल वहां ज्यादा है। बात समझ में आती है? पोटेंशियल मतलब इफेक्ट, एनर्जी ज्यादा है वहां पर। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल को बातचीत की भाषा में यूज करते हैं और ये फिजिक्स से ही निकला पोटेंशियल बातचीत की भाषा में आया है। तो पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करता है और एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू दी वर्क। अब देखिए, हमने एक बॉल को यहां पकड़ा और यहां से उठाकर यहां तक ले गए। ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी। हमको कुछ वर्क करना पड़ा, हमको वर्क करना पड़ा 5 जूल। तो हम ये बोलेंगे ए के पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल में 5 जूल का डिफरेंस है। ये क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको हमने सिंबलाइज किया, इसके सिंबल बनाए। तो यहां पर ए पर जो पोटेंशियल है उसको हमने लिखा यहां ए, यहां पर हमने पोटेंशियल को लिखा वी ए। यहां पर जो पोटेंशियल है इसको हमने लिखा वी बी। वी इज फॉर पोटेंशियल। ये भी हमने इलेक्ट्रिसिटी से लोन पे लिया है। इलेक्ट्रिक में वोल्टेज इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वहां से हमने वी को यूज करते हैं पोटेंशियल के लिए। ग्रेविटेशन में भी लिया है उसी को। ओके, तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी। और एक चीज याद रखिए, पोटेंशियल कहां होता है? जहां ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं इंफिनिटी पे, वहां पे पोटेंशियल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब हम एक बॉल को ऐसा उठाते हैं तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क कब करना पड़ता है? जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कब होता है? जब फील्ड होता है। अगर फील्ड नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, अगर वर्क नहीं है तो कोई पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल भी जीरो। तो पोटेंशियल कहां पाया जाता है? जहां पर फील्ड होता है, भले ये ग्रेविटेशनल हो भले इलेक्ट्रिकल हो, ये जरूरी है। ओके, तो फील्ड यहां पर फैला हुआ है, दूर कहीं सोर्स होगा जो कि फील्ड यहां बना रहा है। ठीक है, हम खाली ये 2 पॉइंट देख रहे हैं जो फील्ड के 2 पॉइंट है। अर्थ बहुत दूर है, मास सोर्स बहुत दूर है, नहीं दिखता है। इस पॉइंट पर यहां से यहां तक जब हम एक मास को लेके जाते हैं, एम मास को, तो क्या देखते हैं कि हमको फोर्स लगाना पड़ता है और उस मास को हम ऐसे धीरे धीरे ले गए ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले गए, लेकिन हमको वर्क करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लगाना पड़ रहा है।
ये अगर हम इसको हाथ में रखेंगे, ये हमारे हाथ को दबाएगा, तो हमारे हाथ को भी इसको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या हो गया, वर्क डन। और इसको यहां से यहां तक लाने में हमने वर्क डन किया, W जूल। कितने मास पे, M मास पे। अगर M मास पे हमने वर्क किया W जूल, तो 1 kg पे कितना वर्क किया, वर्क डन पर यूनिट मास। बोलिए कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट मास इज इक्वल टू W अपॉन M। ये है वर्क डन पर यूनिट मास। अच्छा, ये जो वर्क डन पर यूनिट मास होता है किस किस के बीच में है, A और B के बीच में। अगर इनकी लोकेशन कहीं और होती तो वर्क बदल जाता और ज्यादा काम करना पड़ता, नजदीक होती तो कम करना पड़ता। यानी A और B की पोजीशन के कारण ये हमारा वर्क डन है। तो ये वर्क डन पर यूनिट मास, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। इतने बड़े शब्द लिखने से हम इसका एक सिंबल बनाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B को फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे VA माइनस VB। तो VA माइनस VB क्या सिग्निफाई करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो ये क्या है, VA। VA को हम सिग्निफाई करेंगे पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A, और VB पोटेंशियल एट B। और माइनस लगा देने से क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B। ये पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B किसके बराबर होता है, ये जो VA माइनस VB है ये किसके बराबर होता है। हमने वर्क किया कहां से कहां तक चलने का, A से B तक चलने का, दिस टू बी डिवाइडेड बाय मास, जितने मास को लेके चले पर केजी। तो वर्क डिवाइडेड बाय मास गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इससे अगर हमको ये 3 क्वांटिटीज हैं, इन 3 क्वांटिटी में कोई भी 2 क्वांटिटी दी गई है तो हम तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम इसको dV भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। दिस इज dV मल्टीप्लाइड बाय m into potential difference, VA minus VB, this is work done। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही इसकी भी स्टडी करेंगे। ये वर्क डन है और ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट मास। अब फिर से पोटेंशियल डिफरेंस की कैरेक्टराइजेशन करिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, यस, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये वर्क डन है और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए ये ज्यादा कन्वीनियंट क्वांटिटी होती है। सो हम अपनी सब कैलकुलेशंस हम लोग वोल्टेज में ज्यादा करते हैं, फील्ड में कम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने फील्ड नहीं सुना होगा, आपने वोल्टेज सुनी है। 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, क्योंकि वोल्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर केजी। वर्क अपॉन मास है, जूल पर केजी। ये है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन किसके साथ में, टेस्ट मास के साथ में और सोर्स मास के साथ में। टेस्ट मास के साथ हमने इसका रिलेशन बनाया, टेस्ट मास के साथ ये रिलेशन आ गया। दिस इज वर्क डन अपॉन टेस्ट मास, दिस गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सोर्स मास के साथ भी अभी बनाएंगे।
तो हमें मिलेगा ओके। अब हम इसके बाद ये देखते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये क्या होता है। ये अभी आपने क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट लेते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने के लिए हमने यही फॉर्मूले को लिया, VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू B या वर्क फ्रॉम B टू A अपॉन मास। ओके, अब इंफिनिटी पर अगर हम जाते हैं, इंफिनिटी दूरी पर जाते हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशन का फोर्स कितना होता है, आंसर है 0। ठीक है, अगर वहां 0 फोर्स होता है और हम किसी मास को उठाकर ऐसे ऊपर करते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, आंसर है जब फोर्स 0 हो गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। अगर 0 वर्क करना पड़ा तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो हम ये मानते हैं कि इंफिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। इसको नोट कर लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ओके, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, मान लीजिए इसमें ये पॉइंट B इंफिनिटी पर है। इफ B इज एट इंफिनिटी देन VA माइनस B एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय मास। तो V एट इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो ये क्या बचा, V एट A इज इक्वल टू वर्क डन B to A डिवाइडेड बाय मास। ये हमारा फॉर्मूला बना। अब VA क्या चीज है, पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब सुनिए, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन व्हेन B कितना हो गया, इंफिनिटी टू A। फिर से सुनिए, पोटेंशियल एट A इज वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A व्हेन ए यूनिट मास इज ब्रॉट। M को कितना कर दिया हमने, 1 kg। अगर M को 1 kg कर दिया तो पोटेंशियल एट A किसके बराबर हुआ, वर्क डन। कहां से शुरू करना है, इंफिनिटी से कहां तक लाना है, A तक। वो किसका पोटेंशियल है, A का। तो फिर से पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग 1 kg मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल की। ओके, तो नोट करिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये डेफिनेशन सबको याद रहनी चाहिए। जैसे फील्ड एट ए पॉइंट का याद किया था, वैसे ही पोटेंशियल एट a point is the work done in bringing a unit mass from infinity to the point A। ये हमने किससे बनाया, VA इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय 1, वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू A।
ये डेफिनेशन किसकी बनी? पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब इसके बाद हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। माइनस साइन क्यों? ये ओके, ये माइनस साइन हमने किया है क्योंकि वर्क डन यहाँ पर क्या है? ए से बी। वर्क डन, ये इसकी डेफिनेशन क्या है? कहां से कहां गए हम? ए से बी तक। तो वर्क डन हमने क्या किया? ए से बी तक। लेकिन अगर हम ए से बी तक जाने की बजाय बी से ए तक आते हैं, उल्टी डायरेक्शन में आए, तो वर्क कैसा हो जाता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस। इसके नीचे नहीं लगाया क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए हटा दिया। तो उसका लिखना या नहीं लिखना हमारी डेफिनेशन में अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग अभी करेक्ट कर लेंगे डेरिवेशन के टाइम। सो डोंट माइंड, उसको माइनस को प्लस को अभी माइंड मत करिए। वी विल गो फॉर क्वांटिटी, वर्क डन पर यूनिट मास। ओके, ये हमने डेफिनेशन बनाई। अब इस डेफिनेशन को किस तरह से अप्लाई करेंगे उसको देखिए। और ये वाला जो डेरिवेशन है, टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है और ये इसका पोटेंशियल बहुत है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। P is a point at distance r from a body। एक डिस्टेंस जब हमको निकालना होता है तो कहां से लेते हैं? बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। So P is a point at a distance r from a body and we have to find gravitational potential at point P. P is a point at distance r. We have to find potential. We have to find potential at P. पोटेंशियल की डेफिनेशन हमको मालूम है, मास को कहां से कहां तक लाना है? इंफिनिटी से लेके P तक लेके आएंगे। इधर इंफिनिटी है। ओके, हमने क्या किया? कोई भी एक और पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस कितना है? x। लेट Q be a point at distance x, then force F, then force at x is F is equal to G m upon x square. Then force at x is this, where m is टेस्ट मास। यहां पर हमने कितना मास रखा? m। हाँ जी, इस m मास पर कितना फोर्स लगेगा? फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला, Gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर x पे जो हमने रखा, इस पे इतना फोर्स लगा। ठीक है, अब इसको हमने मूव किया, यहां से थोड़ा सा मूव किया, इतना थोड़ा मूव किया कि हम ये मानते हैं कि फोर्स में चेंज नहीं आया होगा। कितना मूव किया? तो आंसर है dx मूव किया। dx इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस। ओके, दिस पॉइंट इज मूव्ड, दिस पॉइंट मास is moved for a distance dx towards the source mass। इसको हमने सोर्स मास की तरफ dx चलाया, तो हमने कितना वर्क किया? एक छोटा सा वर्क किया, देन वर्क डन
then work done dW is equal to G M M। वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। आवर फोर्स इज GMM अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लेना है? dx। This is the work done for a small motion of dx distance। अगर इतना वर्क डन होता है छोटे से डिस्टेंस dx में, तो इंफिनिटी से हम लेकर आते हैं कहां तक? r डिस्टेंस तक। तो वर्क डन कितना होगा वो हम निकालते हैं। Therefore, वर्क डन in bringing it from infinity to distance r, infinity to distance r। ओके, तो हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेशन किया। कहां से स्टार्ट करेंगे? ओमेगा से लेके, सॉरी, वर्क डन हमने इंटीग्रेट किया dW को टोटल वर्क डन, ये आ जाएगा टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dW। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ GMM अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ओके, यहां पर जो हम इंटीग्रेशन करते हैं इसमें वेरिएबल x है और x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक हमको लेनी है। तो आंसर है x को हम स्टार्ट करेंगे इंफिनिटी से और कहां तक लेकर आएंगे? r तक लेके आएंगे। dW कहां से काउंट करना शुरू करेंगे? इंफिनिटी से। dW 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 कहां तक लेके आए? r तक, और सबको आपस में ऐड कर दिया। ये पूरी स्टोरी को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेट dW, और dW किसके बराबर होता है? GMM अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। अंदर सिर्फ क्या बचेगा? x टू द पावर -2 इंटू dx। ओके, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया और देखिए इंटीग्रेशन से ये हमको मिला W इज इक्वल टू dW का इंटीग्रेशन क्या हो गया? W। दिस W इज इक्वल टू, इसमें से GMM ये बाहर निकल गया और इंफिनिटी टू r, ये dx अपॉन x स्क्वायर, दैट इज x टू द पावर -2 इंटू dx। दिस इज इक्वल टू GMM। इसका इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर में +1 करेंगे। पावर में हमने +1 किया तो ये कितना हो गया? x टू द पावर -1, और जो यहाँ रिजल्ट आता है उसी से डिवाइड कर देते -1। ये इंटीग्रेशन हो गया और इसकी लिमिट्स क्या है? इंफिनिटी टू r। ओके, -1 को हमने बाहर ले लिया तो ये कितना बन गया? -GMM। x की पावर -1 क्या होता है? 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। अब एक बार r रखिए और एक बार इंफिनिटी रखिए। तो जब r रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो ये कितना बचा? -GMM। -GMM 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। ओके, तो 1 अपॉन इंफिनिटी को 0 कर दिया। अब देखिए ये कितना बचता है? So work done is equal to -GMM अपॉन r। ये 1 अपॉन r को मल्टीप्लाई किया तो ये r यहां पर आ गया, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या बन गया? 0। तो ये आ गया। ये है वर्क डन, टोटल वर्क डन।
कितने मास पे ये वर्क डन हमने किया, स्मॉल m पे किया। अगर m पर इतना वर्क है तो 1 kg पे कितना वर्क होगा, तो आंसर है इसको m से डिवाइड कर दो। ये m हमने इधर कर दिया, W अपॉन m इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R। अब ये बताइए W अपॉन m हमने किसकी डेफिनेशन बनाई थी, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r पर यूनिट मास। ये किसकी डेफिनेशन है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन r। ये फॉर्मूला निकला पोटेंशियल एट डिस्टेंस r का। पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज माइनस GME अपॉन r। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन याद हो जाता है। अब इसके बाद हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल केप्ट एट एनी पॉइंट। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए 5 मिनट और, कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक पॉइंट। ये पॉइंट का पोटेंशियल है 10 जूल पर केजी, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 15 जूल पर केजी, लेकिन पॉइंट के पास एनर्जी नहीं होती। यहां हमने 1 केजी मास लाके रखा तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी कितनी, 10 जूल। यहां पर 1 केजी मास रखा तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 15 जूल। तो एनर्जी किसी बॉडी के पास होती है और पोटेंशियल एक लोकेशन के चांसेस हैं कि उस लोकेशन में अगर कोई मास जाएगा तो कितनी एनर्जी उसके पास होगी, ये उसका पोटेंशियल। जैसे शुरू में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि चौक में चाय की दुकान खोलिए, खूब पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है, तो उसने बोला रोज 100 कप चाय बिकेगी। ठीक है, बात हो गई। दोनों गए चौक पे होके आ गए, क्या उनकी चाय 100 कप रोज बिकी? नहीं बिकी, क्योंकि अभी उन्होंने दुकान नहीं खोली। लेकिन ये बताइए, कोई भी दुकान खोलेगा तो 100 कप बिकेगी। तो इसका ये मतलब है कि उस चौक का पोटेंशियल कितना है, 100 कप चाय बेचने का पोटेंशियल है, पर बिकेगी कब, जब कोई दुकान खोलेगा। वैसे ही पोटेंशियल तो है उस चौक में। वैसे ही अगर मैं ये कहता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां 1 केजी मास लेकर आते हैं तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 20 जूल। पर अगर नहीं लेके आते तो एनर्जी नहीं होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो है। ठीक है, पोटेंशियल है, क्योंकि हम मास नहीं लाए हैं इसलिए हमने वर्क नहीं किया है, इसलिए उसके पास एनर्जी नहीं है। जब हम यहां से 1 केजी ऐसे लेके जाते हैं और यहां खड़ी कर देते, एक बॉल को हम यहां जमीन से लेके गए, ऐसे उठा कर लाए और हमने यहां खड़ा कर दिया, अब उसके पास एनर्जी आ गई 20 जूल। हमको पहले ही मालूम था आएगी 20 जूल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमको मालूम था कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, 20। लेकिन एनर्जी कब आएगी, जब किसी मास को लेकर आएगी। तो अब बताइए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस हुआ। पोटेंशियल किसके बारे में बताता है, किसी लोकेशन में कितना वर्क हो सकता है उसके बारे में, उसके जो चांसेस हैं वो बताता है, लेकिन वर्क नहीं करता। पोटेंशियल सिर्फ किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लोकेशन, इस लोकेशन की, इस लोकेशन की, इस लोकेशन की, ये पोटेंशियल है। जैसे अगर कोई मेटलर्जिकल इंजीनियर बनता है तो उसका पोटेंशियल कहां ज्यादा है, बाल्को में, एसईसीएल में कि एनटीपीसी में? अब आप बोलोगे मेटलर्जी क्या होता है, मालूम? ठीक है, तो मेटल कहां बनता है, बाल्को में। तो उसकी नौकरी के ज्यादा चांसेस कहां है, बाल्को, वहां उसका पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या उसकी नौकरी लग गई बाल्को में? नहीं। जब जाएगा, अप्लाई करेगा, नौकरी लग जाएगी तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। कितनी एनर्जी आएगी, जितना पोटेंशियल था।
इसी तरह से पोटेंशियल हर लोकेशन का होता है, लेकिन एनर्जी किसके पास होती है? जब हम वहां पर मास रखते हैं। अब हमको ये निकालना है कि अगर V पोटेंशियल वाली लोकेशन पर हमने किसी मास को रखा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो आंसर है जितना वर्क डन हम करेंगे उतनी एनर्जी होगी। तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज gravitational potential energy of a body is amount of work done in bringing the body from infinity to that point, from infinity to that point। ओके तो ये है एनर्जी क्या होती है, जितना वर्क हमने किया। अब नेक्स्ट लिखिए डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी मास m at distance r from another mass m। सोर्स मास कौन सा है? कैपिटल M, और जिस टेस्ट मास को हम चलाकर लाए वो m, और इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? r। ये तो यहां पर m है और यहां हम किसको लेके आए? m। ओके, यहां पर इस सिस्टम के पास, कौन से सिस्टम के पास? एक मास ये है, एक मास ये है, ये दो मास है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी आपने डेफिनेशन लिखी, ये क्या है? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये हमको क्या देगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया? फिर से पूरे स्टेप एग्जैक्टली वही है। लेट q बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस x, ये हमने बनाया। लेट q बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस x, q बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस x, then force G m m अपॉन x स्क्वायर। उसके बाद फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन dw is equal to force into displacement, that is G m upon x square into dx। Then total work done is integration of dw is integration of G m upon x square dx। This is equal to G m integration x to the power minus 2 dx। Okay, then this is work done।
कहां से कहां तक हमने लिया, इंफिनिटी से r तक। तो ये वर्क डन कहां से कहां तक हो गया, इंफिनिटी से r तक। Therefore, work done from infinity to r. This is equal to Gmm x to the power -1 upon -1 infinity to r. This is equal to -1 बाहर आ गया, माइनस Gmm और अंदर बचा 1 upon x इंफिनिटी टू r। ये वैल्यू हमने रखी -Gmm upon r. This is work done. और यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, पोटेंशियल एनर्जी, therefore पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से हमने लिया Gmm upon r, Gmm upon r। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके सामने ये माइनस 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 माइनस। तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होता है, माइनस। ये आपको हमेशा याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का साइन माइनस। उसकी क्वांटिटी कितनी, Gmm अपॉन r। ठीक है, व्हाट इज r, डिस्टेंस, distance from center of earth to this point. This is Gmm upon r. Okay, this is potential energy at point r. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंफिनिटी से वहां तक उसको लेके आए तो इतना वर्क करना पड़ता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी, अब एक चीज ध्यान दीजिए, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज कलेक्शन अमाउंट ऑफ वर्क डन which can be done by a body, which is stored by a body. ध्यान दीजिए, अगर फोर्स हमारा अट्रैक्शन का फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, इसलिए यहां पर कैसी आई है, निगेटिव। अगर फोर्स रिपल्शन का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। नोट कर लीजिए, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, because force of gravitation is a force of attraction, the energy is, potential energy is negative. For a force of repulsion, full stop के बाद, for a force of repulsion the potential energy is positive. The potential energy is positive. Okay? उसके बाद एक चीज और नोट करिए, हाँ, the energy, the potential energy belongs to, potential energy belongs to the system, belongs to the system and not to individual member. And not to individual member. तो ये जो हमने एनर्जी यहां पर बनाई है Gmm upon r, ये एनर्जी किसके पास है, अर्थ के पास या इसके पास या दोनों के पास? तो आंसर है दोनों के पास मिलाकर एनर्जी है। जैसे हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं, इधर एक बॉडी लगी है, इधर एक बॉडी लगी है, स्प्रिंग को दबाने में हमने वर्क किया, ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ए के पास है कि बी के पास है? तो आंसर है जब हम ए को छोड़ेंगे तो ए इधर भाग जाएगा, तो हम बोलेंगे ए के पास है। लेकिन अगर हमने ए को पकड़ा और बी को छोड़ा तो बी इधर भागेगा, तो हम क्या बोलेंगे, किसके पास है, बी के पास है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऐसी होती है जैसे एनर्जी विद ए फैमिली होता है। फैमिली के अंदर हमने 1000 रुपए रखे हुए हैं, जिसको जरूरत पड़ती है ले जाता है, तो वो किसका है, पूरी फैमिली का है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है। अगर उस सिस्टम में 4 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल फिक्स हो गए, चौथे को जरूरत पड़ी जाने के लिए, तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी को उठाएगा, काइनेटिक एनर्जी बनाएगा, चल पड़ेगा।
दूसरा चाहेगा तो वो भी ऐसा कर सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की होती है। आप लोग 1 मिनट बैठिए, मुझे आपका एक फोटो लेना।